नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम जैसे आरजेएस, एमपीजेएस, यूपीजेएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विस या गुजरात जुडिशियल सर्विस, किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में यदि आप सिविल जज या एडीजे का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन आपसे ये भी है कि यदि आप जब भी आप अध्ययन करने के लिए बैठें तो अपने साथ हो सके तो बैरक लेख के बैठें, ताकि आपको हमारे द्वारा बताए जाने वाले सभी सेक्शंस एक ही बार में क्लियर हो जाएं। ऐसे में दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि हम आज 42 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं, परंतु इससे पहले के प्रश्न के वीडियो हमने हमारे वेबसाइट पर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार के वीडियो जिनमें सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि विदेशी निर्णय उनके पक्षकारों के मध्य तभी निश्चयात्मक होगा जब ऐसा निर्णय दिया जाता है। कैसे? जब ऐसा निर्णय मामले के गुणावगुण के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, तभी यह निर्णय निश्चयात्मक होता है। इसके विपरीत ये समस्त बातें सेक्शन 13 के अंतर्गत नहीं दी गई हैं, जिनके अंतर्गत ये कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो ऐसा आवश्यक नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो यह भी आवश्यक नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित हो यह भी आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत सेक्शन 13 जो कि प्रावधान करता है कि विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक नहीं होता, एक नकारात्मक तौर पे बताया गया है कि कब निश्चयात्मक नहीं होता, तो ये 6 बातें हो जब होंगी उसमें तब वह निश्चयात्मक नहीं होगा। इसके विपरीत निश्चयात्मक कब होगा? जब ये 6 बातें उसमें नहीं होंगी तो वह निश्चयात्मक होगा, अर्थात जब वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जाएगा तब निश्चयात्मक होगा, जब वह गुणावगुण के आधार पर दिया जाएगा तब निश्चयात्मक होगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि को अशुद्ध नहीं कर रहा होगा तब वह निश्चयात्मक होगा, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होगा तब वह निश्चयात्मक होगा, और यदि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया गया है तब भी वह निश्चयात्मक होगा, और भारत में प्रवर्तित किसी विधि को भंग नहीं कर रहा होगा तो विदेशी निर्णय निश्चयात्मक होगा। सेक्शन 13 के अनुसार सीपीसी की धारा 13 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके अधीन अधिकार का दावा करने वाले के बीच प्रत्यक्षतः न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चयात्मक नहीं होगा यदि। प्रस्तुत प्रश्न सेक्शन 13 का हुबहू पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो सेक्शन 13 में टोटल 6 कंडीशन बताई गई हैं, जिनमें से यहां पर बताया गया है कि कब निश्चयात्मक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 5, अर्थात ये सभी बातें यदि उसमें है तो वह निश्चयात्मक नहीं होगा। इसके अलावा 2 बातें और भी हैं, जैसे कि यदि वह निर्णय गुणावगुण के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया, तो यहां 2 बातें आ गई हैं कि गुणावगुण के आधार पर नहीं दिया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है तो वह निश्चयात्मक नहीं होगा। वह कपट द्वारा भी प्राप्त किया गया है तब भी निश्चयात्मक नहीं होगा। रे जुडिकेटा द्वारा वर्जित है, अर्थात भारत में प्रवर्तित किसी विधि के द्वारा विधि को भंग नहीं कर रहा, भंग करता है तो निश्चयात्मक नहीं होगा, अर्थात रे जुडिकेटा द्वारा वर्जित है तब भी निश्चयात्मक नहीं होगा। नैसर्गिक न्याय अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है तब भी वह निश्चयात्मक नहीं होगा। इसके अलावा एक बात और है कि यदि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को अशुद्ध बोध करवाता है तब भी वह निश्चयात्मक नहीं होगा। ये समस्त 6 बातें सेक्शन 13 सीपीसी के अंतर्गत बताई गई हैं कि विदेशी निर्णय
कब निश्चयात्मक नहीं होते। अगला प्रश्न है कि विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया सीपीसी के सेक्शन 14 से। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 प्रावधान करती है कि विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक नहीं होंगे, और धारा 14 प्रावधान करती है विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा करने के लिए। धारा 14 कहती है कि न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, यदि अभिलेख से उसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिकता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। यानी कि न्यायालय किसी के समक्ष यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया जाता है जो ये दर्शित करता है कि यह डॉक्यूमेंट विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति है, और यदि अभिलेख से ऐसा प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता, यानी रिकॉर्ड से ऐसा लगता नहीं कि यह सक्षम यह जो है वह विदेशी निर्णय नहीं है, तो तब तक न्यायालय उसकी उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम न्यायालय वाले न्यायालय ने ही सुनाया है, जब तक कि उसकी उपधारणा की अधिकारिकता का अभाव साबित नहीं कर दिया जाता। अगला प्रश्न है कि किस न्यायालय में प्रत्येक वाद संस्थित किया जाएगा। तो किस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा कोई भी वाद, तो निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में। धारा 15 सीपीसी सेक्शन 15। धारा 15 इस संदर्भ में प्रावधान करती है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 कहती है कि प्रत्येक वाद सदैव सक्षम न्यायालय वाले निम्नतम न्यायालय में ही पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोई मैटर है और आप सीधा जाके डीजे में पेश कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा कोई भी वाद जो है उसकी अधिकारिकता रखने वाले, सक्षम अधिकारिकता रखने वाले उस न्यायालय में पेश होगा जो सबसे न्यूनतम श्रेणी का है। धारा 15 के अनुसार वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किए जाएं, हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 15 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ता में कै को पीटता है। यहां कै द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए वाद कहां लाया जा सकेगा। दिल्ली में, कलकत्ता में, दिल्ली या कलकत्ता दोनों में, या संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा कि दिल्ली या कलकत्ता दोनों ही स्थानों पर ऐसा किया जा सकता है। तो सीपीसी का सेक्शन 19 इस संदर्भ में प्रावधान करता है। धारा 19 कहती है कि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद। जहां प्रतिकर के लिए शरीर या संपत्ति के विरुद्ध जितने भी रॉन्ग किए गए हैं उनके लिए जितना भी कंपनसेशन के लिए अगर वाद किया जाएगा तो वहां वो कहां किया जाएगा। तो जहां वाद शरीर या संपत्ति, जंगम संपत्ति के लिए किए गए दोष के लिए, प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिकताओं में निवास करता है, सीमाओं के भीतर निवास करता है, या कारोबार करता है, या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, तो वादी के विकल्प पर उच्च न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। तो प्रस्तुत प्रश्न सीपीसी के सेक्शन 19 के प्रथम दृष्टांत से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कै की मानहानि करने का कथन दिल्ली में निवास करने वाला कै कलकत्ता में प्रकाशित करता है। कै द्वारा
प्रतिकर के लिए वाद कहां लाया जा सकेगा? तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 19 प्रावधान करता है कि अगर कंपनसेशन के लिए आप वाद लाएंगे तो कंपनसेशन के लिए आप वाद वहां ला सकते हैं जहां पर कि यह ऐसा कोई रॉन्ग किया गया है, ऐसा कोई दोष किया गया है, या फिर जहां प्रतिवादी स्वयं निवास करता है या अभिलाप के लिए काम करता है या कारोबार करता है, तो वहां पर आप दोनों ही स्थानों पर ला सकते हैं। ये वादी के विकल्प पर निर्भर करता है कि वह ऐसा कंपनसेशन के लिए वाद कहां लेकर आए। ऐसे में मानहानि वाला जो कथन है वह दिल्ली में निवास करने वाले ने कलकत्ता में प्रकाशित किया है। ऐसे में दिल्ली और कलकत्ता दोनों ही स्थानों पर वाद लाया जा सकेगा। कंपनसेशन के लिए यह वादी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह दिल्ली में वाद करे या कलकत्ता में। प्रस्तुत प्रश्न भी सीपीसी के सेक्शन 19 के सेकंड दृष्टांत से पूछा गया है। दोनों ही प्रश्न दो दृष्टांत यहां दिए गए हैं, जिसके अनुसार सेकंड दृष्टांत है कि ख की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला क कलकत्ता में प्रकाशित करता है। ख कलकत्ता में या दिल्ली में क पर वाद ला सकता है। अगला प्रश्न है कि क कलकत्ता में एक व्यापारी है, ख दिल्ली में कारोबार करता है। ख कलकत्ता के अपने अभिकर्ता अर्थात एजेंट के द्वारा कैसे माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया कंपनी रेल को उसका परिधान करने को कैसे प्रार्थना करता है। क्या तदनुसार माल का परिधान कलकत्ता में करता है। क्या माल की कीमत के लिए ख के विरुद्ध वाद कहां ला सकेगा? प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया सीपीसी के सेक्शन 20 से, जिसके अनुसार कलकत्ता या दिल्ली में कहीं पर भी वाद लाया जा सकेगा। धारा 20 प्रावधान करती है कि अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या वाद कारण पैदा होता है, वाद हेतु पैदा होता है। अर्थात जहां प्रतिवादी निवास कर रहा है या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, जहां पर वहां दोनों में से आप किसी भी स्थान पर वाद ला सकते हैं। धारा 20 प्रावधान करती है कि पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, अर्थात धारा 15 से लेकर 19 तक की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे न्यायालयों में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि प्रतिवादी या जहां की एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है। और नंबर 2 है कि जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहां प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई हो या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप से निवास करते या कारोबार नहीं करते या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य नहीं करते, ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपगत हो गए हैं, अथवा वाद हेतुक पूर्णतः या भागता पैदा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में ही वाद कहां लाया जा सकेगा, इस संदर्भ में प्रावधान करती है धारा 20। प्रस्तुत प्रश्न धारा 20 के दृष्टांत से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कै शिमला में, ख कलकत्ता में और ग दिल्ली में निवास करता है। कै, ख और ग एक साथ बनारस में है। जहां ख और ग मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र तैयार करते हैं, उसे कै को परिदत्त करते हैं और ख और ग पर कै कहां पर वाद ला सकता है। प्रस्तुत प्रश्न भी धारा 20 से पूछा गया है कि अन्य वाद कहां संस्थित किए जाएंगे, वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन वाद कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा बनारस में भी किया जा सकता है, कलकत्ता में भी किया जा सकता है और दिल्ली में भी किया जा सकता है।
इन दशाओं में यदि अनिवासी प्रतिवादी आक्षेप करे तो वाद न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं चल सकता। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यदि प्रतिवादी अगर ऑब्जेक्शन करता है तो ऐसा वाद जो है न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं लाया जा सकेगा। यदि न्यायालय इजाजत देता है कि प्रतिवादियों के निवास स्थान के आधार पर या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के आधार पर आप वाद उत्पन्न दावा पेश कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीपीसी से जुड़े हुए थे, सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने अभी तक, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।